Good morning, students. First of all, your welcomes in online class. I am Hemant Kumar, PGT History, KV number 1, AFS Agra. Students, today we will discuss class 12 History chapter 8 Peasants, Zamindars and the State, Agrarian Society and the Mughal Empire 16-17 सेंचुरी। और बच्चों ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। स्टूडेंट्स, टुडे फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इन पार्ट 3, वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी। बच्चों, अक्सर कहा जाता है कि हिस्ट्री में किंग्स, रूलर्स, आर्मी, है ना, और एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्यों को जीता जाना, इन्हीं सब के बारे में ज़्यादा पढ़ा और समझा जाता है। लेकिन बच्चों, आज हम रूलर्स, किंग्स, इन सब से अलग हटकर कुछ दूसरे टॉपिक्स को देखते हैं और इनमें खास तौर से वुमेन के बारे में हम पढ़ेंगे, ट्राइबल्स या फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में देखेंगे और जमींदारों के बारे में समझेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी। वुमेन वर्क शोल्डर टू शोल्डर विथ मैन इन फील्ड। बच्चों, महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थीं, वर्तमान समय में भी करती हैं। मैन टिल एंड प्लफ्ड while women sowed, weeded, threshed and winnowed the harvest। बच्चों, जो मैन होते थे वो खेतों की पल्फिंग करते थे, जुताई करते थे, जबकि महिलाएं बुवाई में, निराई गुड़ाई में, थ्रेसिंग में, हार्वेस्टिंग में, है ना, इन सब में मदद करती थीं। Why is this related to women's biological function did continue? इन सब के बावजूद कि महिलाएं इतना काम करती थी, फिर भी जो वुमेन्स की बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनके प्रति उस समय की सोसाइटी का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। जैसे menstruating women, for instance, were not allowed to touch the plough or potter's wheel in Western India, or enter the grove where betel leaf पान वर ग्रोन। बच्चों, जो रजस्वला महिलाएं होती थीं, उस रजस्वला के दौरान महिलाओं को हल छूने से मना किया जाता था, या जो पोटर्स व्हील होता था, कुम्हार का जो चाक होता है, पहिया होता है जिससे पोटर्स बनाए जाते हैं, उन्हें छूने से मना किया जाता था वेस्टर्न इंडिया में। और इसके साथ साथ जो पान की खेती की जाती है बच्चों, आप इस नीचे के पिक्चर में देख रहे होंगे कि वो पान है की खेती की जा रही है। तो इन पानों की पत्तों को छूने से भी मना किया जाता था, या जो पान की खेती की जाती थी उस गार्डन में महिलाओं को जाने से रोका जाता था, है ना। हालांकि वुमेन्स की वो तो, है ना, नेचुरल थिंग्स है, लेकिन फिर भी सोसाइटी का व्यू कुछ ऐसा ही था। इसके अलावा बच्चों, artisanal tasks such as spinning yarn, sifting and kneading clay for pottery and embroidery were among the many aspects of production dependent on female labor। बच्चों, न केवल खेती में बल्कि महिलाएं आर्टिसनल टास्क भी करती थीं,
जैसे वो धागा बनाती थीं, बर्तन बनाती थीं मिट्टी के, या सजावटी के सामान भी बनाती थीं। तो इन सब कामों के लिए जो एग्रेरियन सोसाइटी थी वो फीमेल लेबर पर डिपेंड करती थी। जैसे कि बच्चों कुछ दो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये आपकी बुक के ही पिक्चर हैं। इसमें फतेहपुर सीकरी में स्टोन को वो क्रश कर रही हैं महिलाएं, और नीचे वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं वुमेन कैरिंग लोड, महिलाएं जो हैं अपने सिर पर बोझा उठा रही हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो महिलाएं हर तरीके के कामों में इंगेज रहती थीं। वुमेन वर कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इन एग्रेरियन सोसाइटी आल्सो बिकॉज दे वर चाइल्ड बियरर इन ए सोसाइटी डिपेंडेंट ऑन लेबर। बच्चों, महिलाओं को ये नेचुरल गिफ्ट है कि वो चाइल्ड बियरर होती हैं, और इसीलिए महिलाओं को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि उनसे वो बच्चों को जन्म देती थी। और एट द सेम टाइम हाई मॉर्टेलिटी रेट एमंग वुमेन owing to malnutrition, frequent pregnancies, death during childbirth often mean a shortage of wife। महिलाओं को चाइल्ड बियरर माना जाता था, लेकिन इस सब के बावजूद उनमें या महिलाओं की मृत्यु भी बहुत होती थी। किस वजह से? या तो वो कुपोषण के शिकार होती थीं, या अक्सर वो प्रेग्नेंट हो जाती थीं, या बच्चों के जन्म के समय उनकी डेथ हो जाती थी। तो इस सब की वजह से जो वाइफ्स होती थीं, है ना, उनकी कमी भी उस समय होती थी। Marriages in many rural communities require the payment of bride price rather than dowry to the bride's family। अब चूंकि महिलाओं की, या यूं कहें कि जो वाइफ्स होती थी उनकी कमी रहती थी, इसके वजह से बच्चों उस समय आज की तरह डाउरी सिस्टम नहीं था। मतलब उस समय शादी के समय जो वधू पक्ष होता था, लड़की वाले जो माता पिता, लड़की के माता पिता को लड़के के माता पिता पैसा देते थे। आज की तरह नहीं कि जो वधू पक्ष के वर पक्ष को पैसा देते हैं, उस समय ऐसा नहीं था, उल्टा था। रीमैरिज वाज कंसीडर्ड लेजिटिमेट बोथ एमंग डाइवोर्स्ड एंड विडोड वुमेन। रीमैरिज का अधिकार था किन्हें? जो डाइवोर्स्ड या तलाकशुदा महिलाएं थीं, या जो विडो या विधवा महिलाएं थीं, वो लोग रीमैरिज कर सकती थीं। ये अच्छी बात थी। वुमेन वर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड द कम्युनिटी। इन सब के बावजूद महिलाओं पर जो घर के सदस्य होते थे, खास तौर से जो मेल और जो समुदाय होता था, वो महिलाओं पर कंट्रोल रखता था, महिलाओं को सीमित रखता था। दे कुड इन्फ्लिक्ट ड्रैकोनियन पनिशमेंट इफ दे सस्पेक्टेड इनफिडेलिटी ऑन द पार्ट ऑफ वुमेन। और बच्चों, यदि महिलाओं को सस्पेक्ट माना जाए, कहाँ? बेवफाई। मतलब एक पत्नी अगर पति के साथ बेवफाई करती है, तो उसे धोखा देती है, तो ऐसी महिलाओं को पनिशमेंट दिया जाता था, सजा दी जाती थी। वुमेन सेंड पेटिशंस टू द विलेज पंचायत सीकिंग रिड्रेस एंड जस्टिस। हालांकि कई ऐसे पेटिशंस मिली हुई हैं कि महिलाएं जो पंचायत होती थी वहाँ पर अपनी पेटिशंस लगाती थी, अपनी अर्जी लगाती थी कि उनके साथ न्याय किया जाए, क्योंकि कभी कभी केवल शक के आधार पर भी महिलाओं को सस्पेक्ट मान लिया जाता था, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता था। तो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए पंचायत में अपनी अर्जियां भी लगाती थीं।
Amongst the landed gentry, women had the right to inherit property. बच्चों, जो लैंडेड जेंट्री समुदाय था, जो भद्र समुदाय था, जो रिच फैमिली होती थी, वहाँ पर महिलाओं को इनहेरिट प्रॉपर्टी भी का अधिकार था, मतलब अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होता था या पति की संपत्ति पर। इंस्टेंस फ्रॉम द पंजाब शो दैट वुमेन इंक्लूडिंग विडो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रूरल लैंड मार्केट एज सेलर ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय देम। बच्चों, पंजाब में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि वहाँ पर महिलाएं, और महिलाओं में जो विडो फीमेल होती थी वो भी, और रूरल एरिया में भी महिलाएं जो उन्हें पिता या पति के द्वारा संपत्ति प्राप्त होती थी, उनको वो मार्केट में सेल कर सकती थी, उसे बेच सकती थी। तो बच्चों, हमने अभी 16-17 सेंचुरी में जो एग्रेरियन सोसाइटी थी वहाँ पर महिलाओं के बारे में जाना। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स। According to estimate based on contemporary sources, an average 40% of the land was covered by forest, स्क्रबलैंड और जंगल। बच्चों, एक एस्टिमेट ऐसा किया गया है, कंटेम्प्रेरी सोर्स बताते हैं उस समय के, कि 40% लैंड जो है वो फॉरेस्ट की थी, जंगल उस पर हुआ करते थे। फॉरेस्ट ड्वेलर वर टर्म जंगली इन कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट, और उस समय के जो टेक्स्ट हैं उन पर फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जंगली कहा गया है। जंगली डिड नॉट मीन एन एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन, लेकिन जंगली का मतलब ऐसा नहीं कि वो सिविलाइज नहीं होते थे, क्योंकि वो जंगल में रहते थे इसलिए उन्हें जंगली कहा जाता था, है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो अनसिविलाइज थे। द भील यूज टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग सीजन, फिश इन द समर, कल्टिवेट क्रॉप्स इन द मानसून एंड यूज टू हंट एनिमल इन द ऑटम एंड विंटर। बच्चों, सीजन के हिसाब से ट्राइब्स लोग अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे। जैसे अगर स्प्रिंग सीजन है तो फॉरेस्ट कलेक्ट करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे, गर्मियों में मछलियाँ पकड़ते थे, मानसून सीजन में खेती बाड़ी करते थे, और ऑटम और विंटर में वो हंटिंग करते थे। द सिक्वेंशियल मोबिलिटी अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ फॉरेस्ट ट्राइब, और वो सीजन के हिसाब से उनमें मोबिलिटी भी पाई जाती थी, वो अदर अदर जगह घूमते फिरते रहते थे। बाबर, जो बच्चों मुगल बादशाह थे, उन्होंने कहा है जंगलों के बारे में कि जंगल प्रोवाइड अ गुड डिफेंस बिहाइंड विच द पीपल ऑफ द परगना बिकम रेबेलियस एंड पे नो टैक्सेस। बाबर ने कहा है कि जंगल उन लोगों के लिए रिफ्यूजी कैंप या शरण स्थली हुआ करते थे जो लोग रेबेलियस हो जाते थे या जो टैक्स नहीं पे करते थे, तो वो लोग भागकर जंगलों में शरण लेते थे। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। बच्चों, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो ट्राइब हुआ करते थे, वो अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते थे और उसके बदले में वो ग्रेन्स या अदर चीज़ें प्राप्त करते थे। जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक हनी, बीसवैक्स एंड गम, लैक, एलिफेंट्स वर इन ग्रेट डिमांड इन 17th सेंचुरी। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बच्चों बहुत डिमांड थी 17th सेंचुरी में। द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी टुक प्लेस वाया द बार्टर सिस्टम एज वेल, और बच्चों उस समय जो एक्सचेंज होता था वो बार्टर सिस्टम से होता था, मतलब वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट देते थे, बदले में वो ग्रेन या अदर चीज़ें प्राप्त करते थे। फॉर एग्जाम्पल, द लोहानी इन द पंजाब engaged with overland trade with countries like Afghanistan along with trade within the Punjab region। बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब में एक लोहानी कम्युनिटी थी और वो जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट या अदर्स मटेरियल्स के ट्रेड में इंगेज रहते थे। मतलब जो लोहानी लोग थे वो ट्राइबल लोगों से फॉरेस्ट प्रोडक्ट खरीदते थे और उसे जाकर अफगानिस्तान या पंजाब रीजन में बेचते थे, और वहाँ से ग्रेन वगैरह प्राप्त करके वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को देते थे। तो लोहानी एक मीडिएटर का काम कर रहे थे बच्चों, फॉरेस्ट ड्वेलर्स और प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों के बीच। यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट की आप पिक्चर देख सकते हो। सोशल चेंजेज इन द लाइफ ऑफ ट्राइब। बच्चों, समय के साथ साथ जो ट्राइब्स लोग होते थे उनकी सामाजिक जीवन में परिवर्तन भी आए।
द chieftains ऑफ ट्राइब बिकेम जमींदार एंड सम इवन बिकेम किंग्स। बच्चों बहुत से जो ट्राइब चीफ्टेंस थे, जो ट्राइबल समूह थे और उनके जो सरदार होते थे, चीफ्टेंस होते थे, वो बाद में जमींदार भी बने और उनमें से कुछ तो राजा तक बने। अब जमींदार कैसे बन गए? जब फॉरेस्ट एरिया को पहले तो वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी, लेकिन जब वहाँ पर सेटल्ड कल्टीवेशन होने लगी जंगलों को काट कर, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ गया तो उन्होंने उस प्रोडक्शन की रखवाली के लिए अपनी आर्मी भी बनाई और इस प्रकार वो बड़े बड़े एरिया में खेती भी करने लगे थे और इसलिए वो जमींदार बन गए और उनमें से कुछ तो राजा भी बने। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइब इन सिंध रीजन हैड आर्मी कंप्राइजिंग 6,000 कैवलरी एंड 7,000 इन्फेंट्री। जैसे बच्चों सिंध रीजन में जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ पर कुछ ट्राइब्स लोगों के पास तो मतलब एक बड़ी कैवलरी और इन्फेंट्री आर्मी भी थी। इन असम द अहोम किंग्स हैड देयर पाइक पीपल who were obliged to render military services in exchange for land। बच्चों असम की बात करें तो वहाँ पर अहोम वो शुरुआत में ट्राइब से थे, लेकिन बाद में वो राजा बन गए और उनके जो पाइक होते थे, मतलब उनके खेतों में काम करने वाले या लेबर्स जो होते थे, वो उनके साथ या अहोम राजाओं को वो मिलिट्री सर्विस भी देते थे और बदले में उनसे वो लैंड प्राप्त करते थे। मतलब अहोम राजाओं ने अपने पाइक मतलब किसानों को जमीन दी और बदले में उनसे वो मिलिट्री सर्विस भी प्राप्त करते थे। द कैप्चर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स वाज मेड अ मोनोपोली ऑफ द अहोम किंग्स। और अहोम लोगों की मुख्य विशेषता ये थी कि ये हाथियों को पकड़ने में बहुत महारत हासिल इन्होंने प्राप्त कर ली थी और इसलिए जब इनके पास हाथी ज़्यादा होते गए तो पर धीरे धीरे करके वो किंग्स बन गए। तो बच्चों अभी हमने 2 स्लाइड में फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में देखा कि शुरुआत में उनकी लाइफ कैसी थी, फिर उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेज आए और वो जमींदार और यहाँ तक कि वो किंग्स भी बने। बच्चों एक और टॉपिक है जमींदार। बच्चों जमींदार अक्सर किंग्स और जो रूरल सोसाइटी थी उनके बीच में ये है ना मीडिएटर का काम करते थे। अगर एक हम पिरामिड बना लें तो सबसे टॉप पर किंग रहेगा, लेकिन सेकंड वाले कॉलम में जमींदार आते थे और जो नीचे जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है पिरामिड की, वहाँ पर पीजेंट्स या फॉरेस्ट ड्वेलर्स या आर्टिसंस लोग आते थे। तो मतलब जमींदारों की उस समय की सोसाइटी में अच्छी खासी भूमिका थी। जमींदार वर लैंगिक proprietors and also enjoy certain social and economic privileges. Caste was one of the factor for their elevated status। बच्चों जमींदार के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी और सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस भी थे उनके पास। क्यों? क्योंकि वो अक्सर अपर कास्ट से ही बिलोंग करते थे। दे परफॉर्म सर्टेन सर्विसेज खिदमत फॉर द स्टेट। बच्चों ये राजा या स्टेट को कुछ सर्विस प्रोवाइड भी कराते थे। द जमींदार हैड एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड, मिल्कियत मीनिंग प्रॉपर्टीज। बच्चों जमींदारों के पास पर्सनल बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी जिसे मिल्कियत कहते थे। मिल्कियत लैंड वर कल्टिवेटेड फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ जमींदार विद द हेल्प ऑफ हायर लेबर। द जमींदार कुछ सेल और डोनेट दीज लैंड एट विल। मिल्कियत उनकी अपनी ज़मीन होती थी और उस पर वो हायर्ड लेबर से खेती कराते थे और उसे वो बेच भी सकते थे। जमींदार आल्सो एंजॉय द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो बच्चों राजा अक्सर जमींदारों को ही अधिकार देते थे कि वो पीजेंट्स लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करें। दे हैड कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेस, लेकिन जमींदारों के पास अपनी आर्मी भी हुआ करती थी। दे हैड फोर्ट्रेस किलाकस एज वेल एज आर्म कंटिजेंट कंप्राइजिंग द यूनिट ऑफ कैवलरी आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री। और इनकी जो अपनी आर्मी होती थी उसमें घुड़सवारी भी होती थी, पैदल सेना भी होती थी,
है ना, तोपें वगैरह भी ये अपने पास रखते थे। अच्छी खासी भूमिका हुआ करती थी उनकी। अबुल फजल अकाउंट इंडिकेट्स, बच्चों अबुल फजल जो आइनी अकबरी के राइटर्स थे, उन्होंने इंडिकेट किया है कि मोस्ट ऑफ द जमींदार वर फ्रॉम एन अपर कास्ट, ब्राह्मण और राजपूत। अक्सर जमींदार ब्राह्मण और राजपूत वर्ग से ही आते थे, ऐसा अबुल फजल ने कहा है। जमींदार ऑफन इस्टेब्लिश्ड मार्केट टू विच पीजेंट आल्सो कैम टू सेल देयर प्रोडक्ट, और अक्सर जमींदार अपने एरिया में मार्केट या हाट या मंडी भी लगवाते थे, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। और वहाँ पर आर्टिसंस हो, पीजेंट्स हो, वो अपने ग्रेन या क्रॉप प्रोडक्शन को सेल करने आते थे। बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं है कि जमींदार एक एक्सप्लॉयटेटिव क्लास थी, लेकिन their relationship with the peasantry had an element of reciprocity, paternalism and patronage. अक्सर जमींदारों को ऐसा कहा जाता था कि वो किसानों का शोषण करते हैं, लेकिन फिर भी उनका किसानों के साथ रिलेशन मधुर होता था, एक संरक्षक के तौर पर या एक पिता की तरह होता था। जैसे अब इस पिक्चर में देख रहे होंगे, जरूरत पड़ने पर पीजेंट जो है जमींदारों से उधार भी लेते थे, है ना। इस चीज को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। टू एस्पेक्ट रीइंफोर्स दिस व्यू। नंबर 1, द भक्ति सेंट who eloquently condemn caste based and other form of oppression। बच्चों जो भक्ति संत हुआ करते थे 16-17 सेंचुरी में, उन्होंने अक्सर कास्ट या रिलीजियस बेसिस जो नॉर्म्स होते थे या जो ऑप्रेसिव करने के तरीके होते थे, उनकी खुली आलोचना की। बट द भक्ति सेंट डिड नॉट पोर्ट्रे द जमींदार एज एक्सप्लॉयटर्स और ऑप्रेसर्स ऑफ द पीजेंट्री। लेकिन भक्ति संतों ने जमींदारों के बारे में ये नहीं कहा कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन या ऑप्रेसर्स थे, मतलब उन्होंने जमींदारों को की बहुत आलोचना नहीं की। और सेकंड पॉइंट, in a large number of agrarian uprising which erupted in North India in the 17th century। बच्चों 17th सेंचुरी में अक्सर जो पीजेंट्स लोग होते थे या खुद जमींदार भी कभी कभी स्टेट्स की अगेंस्ट विद्रोह कर देते थे। स्टेट्स की बढ़ती हुई मांगों को जब वो पूरा नहीं कर पाते थे तो वो विद्रोह कर देते थे। एंड जमींदार ऑफन रिसीव द सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्री इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द स्टेट। और बच्चों जब जमींदार विद्रोह करते थे स्टेट के अगेंस्ट, तो अक्सर पीजेंट्स उनको सपोर्ट करते थे। इससे ये साबित होता है बच्चों के भले ही जमींदार किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, लेकिन फिर भी उनके किसानों के साथ मधुर संबंध होते थे और वो किसानों का सपोर्ट भी समय समय पर पाते थे। तो बच्चों ये जमींदारों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आज इतना ही, और उससे रिलेटेड हमारे जो 3 टॉपिक थे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। 1, आर देयर एनी डिफरेंसेस इन द एक्सेस मैन एंड वुमेन हैव टू एग्रीकल्चरल लैंड इन योर स्टेट। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वर द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स ट्रांसफॉर्म इन द 16-17 सेंचुरी। थर्ड, एग्जामाइन द रोल प्लेड बाय जमींदार इन मुगल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय वुमेन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। वुमेन्स के बारे में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर को बताना है और उसका आपको नाम लिखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपने हमें सुना, कुछ सीखा होगा। एक बार और पीपीटी देखिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। तो बच्चों थैंक यू सो मच। जय हिंद।